बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट लेते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। एएफएम में जो प्रीवियस जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, किस तरह से एएफएम को लेके चलेंगे, क्या होगा। अब बेसिकली समझे हमारा पहला लेक्चर आता है। यहां से हमारा एएफएम की जो जर्नी है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एएफएम में जो पहला लेक्चर है उसमें बेसिकली हम कुछ बेसिक एक डिस्कशन करेंगे, कुछ फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। फिर ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता वील स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला सवाल, चाहे हम बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें विच इज एफएम, या हम एएफएम की बात करें विच इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला सवाल ये कि यार मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, मान लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई आपसे पूछता है यार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, आपने कह दिया यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। उस बंदे ने कहा यार जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। उस बंदे ने आपसे एक सवाल पूछा, उसने कहा, ये बताओ हाउ डू वी मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या बात है सर, अगले ने सवाल पूछ लिया आपसे। वो कह रहा है यार ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूं कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। वो कह रहा है लेकिन शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर करते कैसे हैं? अब इसके आंसर की ना बेटा वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्लाई कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू वी मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब सुनना, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी। आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं यार ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बात है कि आप मार्केट वैल्यू इक्विटी निकाल लो। मार्केट वैल्यू इक्विटी से आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। सवाल ये पैदा हो गया कि सर मार्केट वैल्यू इक्विटी से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मेजर करेंगे। बहुत आसान है। मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या है, बढ़ेगी। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, सिंपली उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी। तो सिंपली बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। तो बंदे ने कहा ठीक है यार जबरदस्त। अच्छा मैंने ये नहीं कहा यही एक तरीका है जिससे वेल्थ आ सकती है, ना 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 ना, आई सेड इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कि बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। बंदे ने कहा ठीक है यार। अगला सवाल, कह रही जो मार्केट वैल्यू इक्विटी की बात कर रहे हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है, लुक एट द फॉर्मूला। मार्केट वैल्यू इक्विटी बराबर है सिंपली नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। यहां देखें सिंपली मार्केट वैल्यू इक्विटी कैसे आएगी भाई। मार्केट वैल्यू इक्विटी वी इज इक्वल टू, हम लेते हैं इशूड शेयर्स। कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर रखे हैं इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट शेयर प्राइस से। अब ये जो इशूड शेयर्स है, मान लो अगर आपके पास इशूड शेयर्स है ही नहीं तो कैसे निकालोगे। यार आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, इशूड शेयर्स आ जाएंगे। आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, इशूड शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा अब समझना, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे यार इशूड शेयर्स कैसे आते हैं तो बहुत आसान है, ये कौन सा मुश्किल है भाई। अगर हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हम बस इशूड शेयर्स आ जाएंगे।
अब जरा समझने वाली बात है, ये जो करंट शेयर प्राइस है इसको बेसिकली हम जो डिनोट करते हैं, इस करंट शेयर प्राइस को जो हम डिनोट करते हैं वो पी नॉट से करते हैं। सो सिंपली मार्केट वैल्यू इक्विटी बराबर है इशूड शेयर्स इनटू पी नॉट, जिससे क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू इक्विटी। और मार्केट वैल्यू इक्विटी अगर बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। चले यहां तक की बात भी ठीक है। लेकिन किसी ने आपसे एक और सवाल पूछा, उसने कहा यार आपने कैसे निकाला मार्केट वैल्यू इक्विटी? आपने कहा भाई सिंपल है, मार्केट वैल्यू इक्विटी इज इक्वल टू इशूड शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। और फिर आपने कहा करंट शेयर प्राइस को डिनोट किया जाता है पी नॉट से। अच्छा, किसी ने आपसे कहा यार ये बताओ पी नॉट क्यों ले रहे हो, कुछ और ले लेते? भाई हम तो करंट शेयर प्राइस के लिए सिंबल क्या ले रहे हैं, पी नॉट ले रहे हैं ना। बट समबडी इज आस्किंग यू क्वेश्चन के यार मतलब वाई पी नॉट, आप कोई और सिंबल ले सकते थे भाई, टी नॉट ले लेते, वाई नॉट ले लेते, मतलब पी नॉट ही क्यों? और कह सकते हैं यार ये कैसे सवाल है। देखो बेटा सवाल तो सवाल है, अब किसी ने आपसे पूछ लिया है कि भाई पी नॉट क्यों यूज किया, आप कुछ और कोई और सिंबल यूज कर लेते ना। तो इसका जवाब सुन लें, इसका भी जवाब है भाई और लॉजिकल जवाब है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या है, वाई वी आर यूजिंग सिंबल पी नॉट, कुछ और यूज कर लो। अब जवाब सुनना, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में ना दो जेनेरिक सिंबल्स है, वन इज एक्स अनदर इज वाई, बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर दो जेनेरिक सिंबल्स हैं, वन इज एक्स अनदर इज वाई, जो जगह जगह मैथ्स में यूज होता है। अब सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चाहे वो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, यहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जिसे हम यूज कर रहे हैं। व्हाट डिड आई से? ध्यान से सुने मेरी बात। मैंने कहा भाई पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जिसे एक्चुअली करंट शेयर प्राइस में यूज किया जा रहा है। किसी ने कहा अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पी नॉट जेनेरिक सिंबल है और उसको करंट प्राइस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो किसी ने कहा ठीक है यार, अगर ये वाकई जेनेरिक सिंबल है जिसको करंट प्राइस की जगह आप इस्तेमाल करते हैं, प्रूफ ही कर दो भाई फिर। मैथ्स में तो बचपन में से देखते हुए आता है ना, एक्स वाई बार बार यूज हो रहा होता है। यहां तो मैं कह रहा हूं यार पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो बेसिकली करंट प्राइसेस की जगह यूटिलाइज होता है। तो किसी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है और ये एक जेनेरिक सिंबल है आप बोल रहे हो तो प्रूफ कर दो। बहुत आसान है प्रूफ करना, अभी बात देख लें। सबसे पहले आप देखिए मार्केट वैल्यू इक्विटी में हम क्या यूज कर रहे हैं, पी नॉट। ओके, अब एक और चीज देखिएगा, ये आगे आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार आपने कहा ये पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज होता है, तो किसी ने कहा इसको जरा प्रूफ कर देंगे कैसे ये जेनेरिक सिंबल है, कहाँ यूज हो रहा है। तो इसका प्रूफ देखें जो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। मैं हल्का सा पी नॉट का प्रूफ देना चाह रहा हूं। देखिए हम आगे चल के पढ़ेंगे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, डीवीएम। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में हम करते हैं कि हम कहते हैं पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट वन प्लस जी, डिवाइड किया जाता है इसको के ई माइनस जी से। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या है क्या नहीं सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक चीज देखें, यहां पे जो पी नॉट है ये बेसिकली करंट प्राइस है ऑर्डिनरी शेयर्स की। पी नॉट करंट प्राइस है किसकी, ऑर्डिनरी शेयर्स की। यानी कि यहां पे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में मैं पी नॉट को इस्तेमाल कर रहा हूं करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस के लिए। पी नॉट को किसके लिए यूज किया, करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस के लिए। फिर देखिएगा पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अगर हम बात करें, देखिए ये चीजें आगे आएंगी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट प्रूफ करने जा रहा हूं कि पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो करंट प्राइसेस के लिए यूटिलाइज होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अभी मैंने पी नॉट को इस्तेमाल किया ऑर्डिनरी शेयर प्राइस में, ऐसा ही है। अब देखिएगा अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना हो केपी, और मान लो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आगे डिटेल में बात आएंगी फिक्र ना करें। तो हम कहते हैं केपी बराबर है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, केपी बराबर है डी नॉट। डी नॉट लिया जा रहा है, डी नॉट को मैं डिवाइड कर रहा हूं पी नॉट से, इंटू 100 परसेंटेज में आंसर आ जाता है। अब यहां जो पी नॉट है, केपी के फॉर्मूले में जो पी नॉट है, ये करेंट शेयर प्राइस है प्रेफरेंस शेयर्स की, यानी कि दोबारा पी नॉट इस्तेमाल किया जा रहा है। करंट प्राइस, लेकिन किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर पहले आपने ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए पी नॉट को यूज किया, अब आपने दोबारा पी नॉट को अब यूज कर रहे हैं किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तीसरा प्रूफ देखिएगा, इररिडीमेबल जो हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं, इररिडीमेबल बॉन्ड्स का केडी वन माइनस टी हम निकालते हैं, केडी वन माइनस टी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी अपॉन पी नॉट इंटू 100। ये जो पी नॉट है, ये करंट बॉन्ड प्राइस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने पी नॉट को यूज किया ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए, हमने पी नॉट को यूज किया प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, और हमने पी नॉट को यूज किया बॉन्ड प्राइस के लिए। तो यार आप मुझे बता दें, ऑर्डिनरी शेयर्स में पी नॉट आ रहा है, प्रेफरेंस में पी नॉट आ रहा है, इवन बॉन्ड्स में पी नॉट आ रहा है। ये रहा प्रूफ भाई कि पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करंट प्राइसेस के लिए यूटिलाइज होता है। अब एक और सवाल भी है, वो क्या सवाल है भाई? अनदर क्वेश्चन इज, क्या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई ऐसा टॉपिक भी है हमारे पास जहां हम इस जेनेरिक सिंबल पी नॉट को उससे रिप्लेस कर दें और पी नॉट की जगह कुछ और आ जाए? बिल्कुल जी, ऐसा टॉपिक मौजूद है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप। बीस ऑफ ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में हम इंस्टेड ऑफ पी, मतलब पी नॉट की जगह पी ए आ जाता है। तो इस एएफएम में ऐसा भी एक टॉपिक मौजूद है जहां बेसिकली पी नॉट को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और सिंबल से, विच इज पी ए। पढ़ेंगे आप। लेकिन अब आपको एटलीस्ट देखिए ना, एक सवाल तो बड़ा छोटा सा था, किसी ने आपसे पूछ लिया यार बाय पी नॉट कुछ और, अब आप बोले यार यही फॉर्मूला है फलाना, ना 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 ना। भाई जवाब है हर चीज का जवाब, इसका जवाब ये, पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो करंट प्राइसेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूटिलाइज होता है। आपके सामने है सब कुछ, मैंने ऑर्डिनरी के लिए भी पी नॉट यूज किया, प्रेफरेंस के लिए भी पी नॉट यूज किया, और बॉन्ड के लिए भी पी नॉट यूज किया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी है, इसी पे दोबारा आता है। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसके लिए हमारे पास इशूड शेयर्स होने चाहिए। कैसे आते हैं? अगर गिवन नहीं है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें, इशूड शेयर्स आ जाएंगे। आप इशूड शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट शेयर प्राइस से, विच इज पी नॉट। ओके, मार्केट वैल्यू इक्विटी आ जाएगा। आप सुनना, ये जो मार्केट वैल्यू इक्विटी आ रहा है ना, इशूड शेयर्स इनटू पी नॉट, इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, इसे इनफैक्ट बिजनेस की वैल्यू भी कहते हैं। Another name for the market value equity is market capitalization. Another name for the market value equity is business value. यानी कि इस मार्केट वैल्यू इक्विटी को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहा जाता है, इसे बिजनेस वैल्यू भी कहते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं यार वो कौन सा आईएएस है जहां आपने ये टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज की है, तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। एक ऐसा आईएएस है जो आप पढ़ चुके होते हैं जहां ये टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल होती है, तो मुझे जरूर बताइएगा कौन से आईएएस में टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूटिलाइज किया जाता है, वरना मैं खुद बता दूंगा भाई अगर आप नहीं बताएंगे तो वापस आ जाते हैं भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए अभी हमने ऑफ कोर्स अभी तो सिर्फ बेसिक बातें चल रही है, मार्केट वैल्यू इक्विटी है, इस तरह की बातें, आप सुनना ध्यान से।
मैंने कहा ये जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, इससे बिजनेस की वैल्यू भी कहते हैं। अब बहुत अच्छे से मेरी बात समझिएगा, अभी हमने कोई बिजनेस वैल्यूएशन नहीं पढ़ा, इनफैक्ट अभी हमने एएफए में स्टार्ट ही नहीं लिया। ये तो बस बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं और चेक कर लें, थ्योरी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिक का कोई चक्कर ही नहीं है हमारे पास। पहले जब तक थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे हमने तो वो टॉपिक पे जाना ही नहीं है, क्यों डायरेक्टली न्यूमेरिक्स का फायदा ही कुछ नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रांग थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, देन ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली तो आप अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब समझते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, राइट डायरेक्शन में पढ़ने की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप राइट डायरेक्शन में पढ़ें तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अभी हमने कोई बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्रीड। अब मेरी बात सुनना, अगर आप एक क्वेश्चन बिजनेस वैल्यूएशन का मान लो पढ़ रहे हैं सवाल, अगर उस क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो कि जो कंपनी आपको दी गई है, लेट से एक्स वाई जी कंपनी जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो यहां रुक जाओ। जो लिस्टेड कंपनी होती है उसका तो जाहिर सी बात है करंट शेयर प्राइस होगी, उसका पी नॉट होगा। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है, जैसे ही आपको पता चला यार ये लिस्टेड कंपनी है, फौरन आपके जहन में ये आना चाहिए यार इसका एग्जामिनर पी नॉट मुझे बताएगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, इसकी करंट शेयर प्राइस मौजूद है। अब मैं उस सवाल में जितनी मर्जी मिस्टेक्स कर लूं, एटलीस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ठीक निकालोगे ना, इशूड शेयर्स इनटू पी नॉट तो कर लोगे। और सवाल पढ़ते ही एक डायरेक्शन मिल गई ना कि लिस्टेड कंपनी है तो इसका पी नॉट तो होगा ही होगा। और अगर आप सवाल पढ़ते हो और पहली लाइन में लिखा है प्राइवेट कंपनी है, तो फौरन दिमाग में क्या आएगा, भाई इसका पी नॉट नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी है, मुझे पी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक हल्का सा मैंने आइडिया दिया है कि आप एक सिंगल लाइन पढ़ते हैं जिसमें आपको लगता है लिस्टेड कंपनी, आप फौरन दिमाग में क्या चल रहा है, पी नॉट होगा। आपने पढ़ा प्राइवेट कंपनी है, फौरन दिमाग में क्या आ रहा है, पी नॉट नहीं होगा, आई हैव टू कैलकुलेट। तो खैर वापस आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये सारी बातें वहां से हमने डिस्कस की। अच्छा, अब सवाल, मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। अब आइए, अब यहां देखें, सवाल ही पैदा होता है, आप किसी कंपनी के मान लो शेयर होल्डर है, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और उसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ी, जाहिर सी बात है आपकी वेल्थ बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू इक्विटी कम हुई, आपकी वेल्थ कम होगी। लेकिन यार किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ी, वेल्थ बढ़ गई, मार्केट वैल्यू इक्विटी कम हुई, वेल्थ कम होगी, तो ये तो एंड रिजल्ट है ना। डोंट यू थिंक सो? कुछ ऐसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होने चाहिए जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कि हाँ यार इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। तो लेट अस डिस्कस वो ऐसे कौन से फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ यार मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ने वाली है या मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होने वाली है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर एक बिजनेस का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है, एक राइजिंग ट्रेंड है ईपीएस में, तो नॉर्मली इंडिकेटर है कि यार वेल्थ बढ़ेगी। नॉर्मली आपकी कंपनी का डिविडेंड पर शेयर हर दफा बढ़े जा रहा है, अगेन एक ऐसा इंडिकेटर है कि हम कहेंगे नहीं यार शेयर प्राइस आपकी बेसिकली जो कंपनी है इसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ने वाली है, क्योंकि यार हर दफा आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, देयर इज अ राइज इन द डिविडेंड, इट मींस आपकी डिविडेंड कैपेसिटी बढ़ रही है, आप अच्छा कमा रहे हो। तो एक इंडिकेटर, हम नहीं कह रहे, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है, ऐसा होना लाजमी नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटर है कि यार डिविडेंड बढ़ रहा है भाई, तो मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी, क्योंकि आप अच्छा कमा रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो, आपकी अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। दीज आर जस्ट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। जैसे एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है उसका मेहनत करना, कि यार इंशाल्लाह पेपर पास कर लेगा अच्छे मार्क्स से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी का बढ़ना, अगेन इंडिकेटर, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल, इसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं, अगेन आरओई अगर बढ़ रहा है तो फाइनेंशियल इंडिकेटर है कि भाई वेल्थ बढ़ेगी। पीएटी का बढ़ना, रेवेन्यू का बढ़ना, ये सब फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं
कि यार इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ने वाली है। दीज आर द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। ओके, अब कुछ ना नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है। इन नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स से भी हमें आइडिया हो जाता है कि यार कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली। नंबर वन है मार्केट शेयर। ऑफ कोर्स अगर एक कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, सिंपल है ना यार, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है। भाई मान लो आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के सिर्फ 10 यूनिट्स बेचते हैं और आपने देखा यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्टेड फ्रॉम 10 यूनिट्स एंड नाउ यू आर सेलिंग लेट्स से 70-80 thousand यूनिट्स, तो डेफिनेटली वेल्थ बढ़ेगी। तो मार्केट शेयर का बढ़ना एक इंडिकेटर है कि यार इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ने वाली है। अच्छा जी, मजीद कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, पहले तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। पहली बात तो ये, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर है तो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। वो तो ठीक है, सवाल ही पैदा होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बड़ा आसान सा मतलब है रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स। अगर आपको कस्टमर से रिपीट बिजनेस मिल रहा है, रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स, सिंपली जी अगर आपको कस्टमर से रिपीट बिजनेस मिल रहा है, इट मींस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर। तो अगर आपसे कोई पूछे यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो बहुत आसान है, गेटिंग रिपीट बिजनेस फ्रॉम योर कस्टमर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मतलब हमें कुछ बताने वाले लोगों ने ऐसा कहा कि यार कोई भी शख्स एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा एप्पल का आईफोन यूज कर ले, सिर्फ एक दफा, कोई भी शख्स एक दफा एप्पल का आईफोन यूज कर ले, सिर्फ एक दफा, मतलब बस उसके बाद उसको कभी कोई और फोन अच्छा ही नहीं लगेगा। दिस इज जो लोगों ने हमें बताया। ठीक है जी, आप बता सकते हैं सही है गलत है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव नेवर यूज आईफोन, हम एंड्रॉयड वाले। लेकिन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस से मुझे कहा कि यार एक दफा यूज कर लो, एक दफा बस, फिर कभी भी। मैंने कहा अच्छा, एक दफा भी फिर यूज नहीं कर रहा भाई मैं तो। लेकिन द पॉइंट इज, अगर इफ इट इज ट्रू, जो कि नजर आ रहा है कि ट्रू है, लोग कहते हैं, तो इसका मतलब यार एप्पल ने क्या किया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव कर ली। तो अगर आपको आपके कस्टमर से रिपीट बिजनेस मिल रहा है, इट मींस यू हैव अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो क्वालिटी स्पीक्स। अच्छा पहले तो देख लें क्वालिटी को कहाँ लिखा है भाई हमने, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में। ये फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर। क्वालिटी, क्वालिटी स्पीक्स। हाँ, क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, पैसे देने पड़ते, फ्री में क्वालिटी नहीं मिलती। देखिए ना, आप किसी भी दो एयरलाइंस की बात कर लें, अब हो सकता है, आई एम नॉट यूजिंग कम, नाम नहीं ले रहा, एक ऐसी एयरलाइन भी हो सकती है जिसका टिकट बहुत महंगा हो, लोग फिर भी पे करते हो। रीजन क्वालिटी ऑफ द सर्विस, क्या क्वालिटी है भाई। दूसरी एयरलाइन का हो सकता है कि यार टिकट सस्ता हो लेकिन फिर भी लोग इतना यूज ना करते हो, वजह यार क्वालिटी वैसी नहीं है। सो क्वालिटी स्पीक्स। आप अगर दो ब्रांड्स की कॉफी को कंपेयर करें तो किसी एक की कॉफी की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छी होगी, दूसरे ब्रांड की हो सकता है क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। तो यार ऑब्वियसली क्वालिटी जितनी अच्छी है, ये भी एक इंडिकेटर है कि यार वेल्थ क्या है, बढ़ेगी। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जब हम कहते हैं यार अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और उसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ गई तो आपकी वेल्थ बढ़ी, तो यार ये तो एंड रिजल्ट है। एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल एंड कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें बहुत पहले पता चल जाता है हाँ यार वेल्थ बेसिकली क्या है, बढ़ने वाली है। आगे चलते हैं, जैसे आपको छोटा सा आइडिया दें, कोविड के जमाने में जाहिर सी बात है, जब द वे बैक जब कोविड था, तो मार्केट में ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही थी, शेयर प्राइसेस रिड्यूस हो रही थी। अब जाहिर सी बात है उस वक्त अगर कोई
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा समझता था, तो मान लो आपने किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई, आपने देखा है इस कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ ही जा रहा है, इवन तो शेयर प्राइस कम हो रही है कोविड की वजह से मान लो, लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें एक राइजिंग ट्रेंड है, और वो राइजिंग ट्रेंड कम नहीं हो रहा, मतलब कोविड के बाद भी राइजिंग ट्रेंड है मान लो। तो यार अगर एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़े ही जा रहा है, मार्केट में अगर किसी XYZ इवेंट की वजह से उनकी शेयर प्राइस आज कम हो गई है, लेकिन बुक्स तो ये कह रही है यार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आज नहीं तो कल इस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो यार बुक्स जो सपोर्ट कर रही हैं वो तो इस चीज को सपोर्ट कर रही है, शेयर प्राइस बढ़ेगी। तो पॉइंट ये पैदा होता है कि यार अगर आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि वेल्थ बढ़ने वाली है, तो सूनर और लेटर शेयर आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी भाई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि यार ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है हाँ यार वेल्थ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। The above are all key performance indicators that need to be measured and reviewed by whom? रेगुलर बेसिस पे BOD का काम है इसको देखना। देखिए ना, आप तो एक आम से, आप एज एन एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो भाई आप इन चक्करों में थोड़ी बढ़ोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। लेकिन जो ये जो की परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, ये किसकी ड्यूटी है इसको अच्छे से देखना, रिव्यू करना? आपके BOD की। अच्छा जी, अब हमें पता है ये P4 बहुत ही पुराना नाम है भाई, अब तो जाहिर सी बात है AFM, तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो भी है भाई। खैर आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू इक्विटी को हम VE से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट शेयर प्राइस हमें पता है P0 से। अब देखिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका जो BOD है वो सारे के सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करता है जिससे VE पे इंपैक्ट पड़ता है, या P0 पे इंपैक्ट पड़ता है? ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग VE एंड P0, द बोर्ड कैन नॉट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट VE, मार्केट वैल्यू इक्विटी और P0। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सर आपका BOD बिल्कुल इसको रिव्यू करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरे भाई वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू इक्विटी पे, करंट शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आता है, अबे भाई आपका BOD थोड़ी कंट्रोल करता है तमाम फैक्टर्स को। जैसे द वे बैक जब कोविड आया था, तो कोविड को क्या BOD कंट्रोल कर रहा था, शेयर प्राइस तो कम हो रही थी, उसमें BOD का तो कोई कसूर ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो आपकी मार्केट वैल्यू इक्विटी पे इंपैक्ट डालते हैं, आपके P0 पे इंपैक्ट डालते हैं, करंट शेयर प्राइस पे, जिसको आपका BOD कंट्रोल नहीं करता। पता होना चाहिए आपको उसका। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप किसी की परफॉर्मेंस को गलत असेस कर लेंगे, गलत एवेल्युएट कर लेंगे। इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट आर दे हाउ मे डायरेक्शनल चेंजेस इफेक्ट द शेयर प्राइस। पहला है जी इंटरेस्ट रेट्स, इफ दे फॉल। अब मान लो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, पहले बताएं इंटरेस्ट रेट आपका BOD कम कर रहा है? नहीं। मान लो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कह रही है इंटरेस्ट रेट कम करो, हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ओके। अब इंटरेस्ट रेट के कम होने से पहला पॉइंट, डिमांड बढ़ रही है भाई, आप आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं दैट द प्रोडक्ट विच योर कंपनी प्रोड्यूसेस इट इज सो एक्सपेंसिव कि मान लो उसको खरीदने के लिए फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। मान लो आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको खरीदने के लिए फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अब मेरे भाई इंटरेस्ट रेट के कम होने से मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो इसमें तो BOD का तो कोई रोल है ही नहीं। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट का कम होना और एक अच्छा इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ना, उसमें BOD का कोई कंट्रोल इंपैक्ट नहीं है। BOD के कंट्रोल में ये चीज नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो सकता है तो बढ़ भी तो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट के कम होने का पॉजिटिव इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, तो बढ़ गया तो नेगेटिव इंपैक्ट भी तो आएगा। एक तो ये आ गया भाई, इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। एक और है लोअर कॉस्ट ऑफ डेट, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पहले हमें लोन मिलता था 10% पे, आज अगर हमें लोन 4% में मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगेन, ये जो इंटरेस्ट रेट के कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये इसका क्रेडिट हम BOD को नहीं देंगे। इन्वेस्टर्स स्विच टू शेयर मार्केट
वो बेटर रिटर्न्स। सोचे ना, अगर कोई डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था या किसी ने बैंक में पैसा रखा हुआ था कि यार अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट रेट आ रहा है, बैठ के खाएंगे कमाएंगे, बस वही खाएंगे जो मिल रहा है बैंक से, तो सर इंटरेस्ट रेट ही अगर 5-6% पे आ जाएगा तो कौन अपने पैसे डिपॉजिट करवाएगा? कभी भी नहीं। तो लोग करेंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे? इनफैक्ट डिबेंचर्स में से पैसा निकालेंगी और स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाएंगे क्या शेयर प्राइस में पैसा लगाओ। तो पॉइंट यार, ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिनका आपके मार्केट वैल्यू इक्विटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, करंट शेयर प्राइस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बीओडी के कंट्रोल में ये वेरिएबल्स नहीं है। इनका पता होना लाजमी है। इन्फ्लेशन रेट इफ इट राइजेस, अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट राइज कॉजिंग क्या? अब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, दैट सी बात है, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं, उल्टा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। दिस अ पॉसिबिलिटी। क्या आपका कस्टमर एक ऐसा कस्टमर है कि इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से उसकी परचेजिंग पावर कम होगी? जब उसकी परचेजिंग पावर कम होगी तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। कॉज इंटरेस्ट रेट टू राइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी पहला लेक्चर है, हम एएफएम हम स्टार्ट ले रहे हैं। मैं आपको इसका एक लिंक बताता हूँ पास पेपर से, इस लाइन का। कॉज इंटरेस्ट रेट टू राइज, यार मैं आपको पास पेपर पढ़ाते हुए ये को रिलेट भी करूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम ये बात कर रहे हैं, सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। क्या इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। दूसरा पॉइंट देखें क्या लिखा है, इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना, इट कॉजेस इंटरेस्ट रेट टू राइज। पास पेपर्स में एक सवाल मौजूद है, जहां एक कंपनी को लोन लेना है, और पता है एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस कंपनी को लोन लेना है 3-4 महीने के बाद, और इनकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि सर इनको लेना है लोन, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझना, अगर इनकी इकॉनमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो राइज इन द इन्फ्लेशन कॉजेस इंटरेस्ट रेट टू राइज। क्योंकि फिर इकॉनमी वाले, गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो वहां एग्जामिनर क्या लिखता है जी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कंपनी को डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए, तो इन्फ्लेशन का बढ़ना है एक्चुअली इट कॉजेस इंटरेस्ट रेट टू राइज। अच्छा, ये आपकी होम करेंसी क्या हो जाएगी? डी वैल्यू हो जाएगी। आपकी होम करेंसी क्या हो जाएगी? डी वैल्यू है। जाहिर सी बात है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, तो होम करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, बल्कि डी वैल्यू हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, आप दो कंट्रीज को कंपेयर कर लें, जहां इन्फ्लेशन ज्यादा है उनकी करेंसी जाहिर सी बात है वीक है, एज कंपेयर टू अ कंट्री जहां इन्फ्लेशन कम है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा बेटा, अगले फैक्टर की बात कर लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इफ इट राइजेस का मतलब ले लें जब स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। अच्छा जी, अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो इशू क्या है? रिड्यूसेस कैश रिसिट फॉर एक्सपोर्टर्स। याद रखिएगा, आपकी लोकल करेंसी का स्ट्रांग होना, आपकी होम करेंसी का स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथन होना, एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर क्यों डिस्करेज करेगा? बहुत आसान है सर। देखिए, जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा और आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और मान लो आपकी करेंसी हो रही है स्ट्रांग, तो भाई जब फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा और आप उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो अमाउंट ज्यादा नहीं बनेगा बल्कि कम बनेगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, देखिए अभी तो डॉलर मान लें 300 के आसपास चल रहा है। अज्यूमिंग आपके, जस्ट आसान कर लेते हैं, आपके बाहर से आ रहे हैं $500। अब मान लो जब आपने सेल की, एक्सपोर्ट हुई, तब रेट चल रहा था 300 का, यानी कि $1 बराबर है ₹300। लेकिन जिस दिन अगली पार्टी ने आपको $500 दिए, अब 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लो एक्सचेंज रेट चल रहा है 150 का, ऐसा होता नहीं है लेकिन चले अज्यूम कर लो, तो यार आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप कहेंगे मुझे तो नुकसान हो गया, क्योंकि जिस दिन आपने सेल की, एक्सचेंज रेट चल रहा था $1 वॉज इक्वल टू ₹300, और जिस दिन $500 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उस दिन मान लो $1 ₹150 के बराबर है, यानी कि आपकी करेंसी स्ट्रांग हुई है, तो आपको नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? पहले
$1 300 रुपीज में कन्वर्ट होता था, अब अगर आपका $1 150 रुपीज में कन्वर्ट होगा तो एक्सपोर्ट में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि कम पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली जब आपकी लोकल करेंसी, होम करेंसी स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथन होती है, तो ये डिस्करेज करता है एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट में फायदा हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब आपकी लोकल करेंसी स्ट्रांग होगी तो फिर इंपोर्ट आपके लिए चीप हो जाएगी। एक्सपोर्ट वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, डिस्करेजेस एक्सपोर्ट। अच्छा जी, अगला पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इफ इट फॉल्स। यार बड़ा काम का पॉइंट, जीडीपी कम हो रहा है। पहले तो देखो जीडीपी क्या होता है, एक बेसिक सा आइडिया। किसी भी इकॉनमी में, किसी भी कंट्री में पूरे साल के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, जो सर्विसेज रेंडर होती हैं, उनकी जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होती है पूरे साल में, जो कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, जो सर्विसेज रेंडर की गई हैं, उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू टोटल की, उसको हम कहते हैं जीडीपी, जीटीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, अगर जीडीपी कम हो रहा है तो देखिएगा, रिड्यूस डिमांड एंड रेवेन्यू से, ये तो आगे आते हैं। अब जीडीपी का कम होना हमारे लिए मतलब कहाँ मैंने इसको यूज करना, मैं आपको आइडिया देता हूँ फिर मैं इस पे आता हूँ। मान लो आप एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह, और एग्जामिनर ये कहता है एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच तो रहे हैं, लेकिन वहां का जीडीपी डिक्लाइनिंग पे, कम हो रहा है। याद रखना, किसी कंट्री का अगर जीडीपी बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है, तो ये बताता है आपको कि उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है भाई, क्योंकि जीडीपी बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। तो जीडीपी का कम होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब रिस्क है ना, अगर मैं ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ जीडीपी कम हो रहा था, दैट्स अ रिस्क फॉर मी। अच्छा, ये अगला पॉइंट देखिए, जीडीपी कम होता है तो क्या होता है, रिड्यूस डिमांड एंड रेवेन्यू। जीडीपी कम होगा तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है ना यार। कॉज इंटरेस्ट रेट टू फॉल एंड स्टिमुलेट डिमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। से दुनिया की जो इकोनॉमीज है ना, डेवलप कंट्रीज, जैसे ही उनको आइडिया होता है यार जीडीपी कम होने वाला है भाई, उनको पता है जीडीपी का कम होना मीन्स इकोनॉमिक हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कंट्री की जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड कम होने वाली है। व्हाट डू, वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट के रिड्यूस होने से डिमांड बढ़ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि सर इंटरेस्ट रेट के रिड्यूस होने से डिमांड कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना यार। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनके लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट कम होगा, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट के कम होने से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं यार, लोग लोन लेते हैं, बिजनेसेस करते हैं। तो इकोनॉमीज को जब आइडिया होता है ना कि यार कहीं जीडीपी कम ना हो जाए, होने वाला है, वो इंटरेस्ट रेट को कम करके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि इकोनॉमी को या रिसेशन से बाहर निकाल सके। तो अगर जीडीपी कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, इसकी वजह से होता क्या है, जो अच्छी इकोनॉमी से दे ट्राई देयर बेस्ट कि यार इंटरेस्ट रेट को कम करें ताकि डिमांड को दोबारा बढ़ाया जा सके। जनरल टैक्सेशन इफ इट राइजेस, अगर आप टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो इसका इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेसेस पे बुरा ही पड़ेगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो गई यार, खुद सोचे ना, अगर पहले कंपनी मान लो 20% टैक्स देती थी, आज अगर वो 30% 40% टैक्स देंगे तो आधे से ऑलमोस्ट नियर टू 50% प्रॉफिट तो टैक्स ही फॉर्म में चला जाएगा। नॉट इनकरेज इन्वेस्टर बाय कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, फिर टैक्स रेट का ज्यादा होना इनकरेज नहीं करता मजीद इन्वेस्टमेंट को। मोर से बस एक ही फायदा होता है, टैक्स एप्रिसिएशन में से टैक्स ज्यादा सेव होगा, लेकिन यार आप देखें ना, अगर इन्वेस्टमेंट को ही इनकरेज नहीं करेगा ये, तो टैक्स रेट का बढ़ना, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज नहीं करता, बस एक ही फायदा होता है कि टैक्स डेप्रिसिएशन, अनदर नेम इज कैपिटल अलाउंसेस की वजह से टैक्स ज्यादा सेव होगा क्योंकि टैक्स का रेट ज्यादा है बस। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे हमने 5 आई वुड से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिस्कस किए। एक हमने इंटरेस्ट रेट फॉल पे बात की, राइस के बारे में आप खुद सोचें, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। सेकंड हमने इन्फ्लेशन पे बात की। तीसरा हमने फॉरेन एक्सचेंज पे बात की। हमने जीडीपी पे बात की, और पांचवा हमने जनरल टैक्सेशन पे बात की। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ इसी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में।
ये 5 तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। समझता हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ये 5, ये जो 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए ना, बेसिकली पांचों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बिजनेसेस के लिए आप कह लें रिस्क का काम करता है। किसका काम करते हैं? रिस्क, यस। तो वो जो हम पढ़ते थे ना यार, कि बिजनेस रिस्क, एक्चुअली ये पांचों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स किसका काम करेंगे? बिजनेस रिस्क का काम करेंगे। भाई मैं मान लो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी फाइनेंसिंग के लिए लोगों को लोन चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सर रिस्क है ना, आपका प्रोजेक्ट तो गया। क्यों आपका प्रोजेक्ट गया? लोग लोन ही नहीं लेंगे आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो गई। तो ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आप कह लें यार बिजनेसेस के लिए क्या है? रिस्क है। अगर ऐसी डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट आती है जिसका बिजनेसेस पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या है? रिस्क है। लेकिन सिर्फ 5 इकोनॉमिक वेरिएबल बिजनेसेस के लिए रिस्क नहीं है, एक और भी है इनके अलावा, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो टोटल हम कह सकते हैं बिजनेस रिस्क के 6 वेरिएबल्स हैं, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, से उसका बिजनेसेस पे बुरा ही इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस रिस्क की जब हम बात करते हैं तो अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बिजनेस रिस्क के पीछे 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एक पॉलिटिकल फैक्टर भी है। और पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेसेस पे नॉर्मली बुरा इंपैक्ट ही पड़ेगा, अच्छा नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज समझनी है, ये जो पांचों मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एक पॉलिटिकल रिस्क है, ये जो 6 हमारे पास बेसिकली आप कह लें फैक्टर्स हैं बिजनेस रिस्क के, इनका इम्पैक्ट तमाम बिजनेसेस पे एक जैसा नहीं होता। कैसे? अब इनका इम्पैक्ट तमाम बिजनेसेस पे एक जैसा क्यों? सवाल ही पैदा होता है कि इनका इम्पैक्ट तमाम बिजनेसेस पे एक जैसा क्यों नहीं होता। उसकी वजह है ना यार, बिजनेस की नेचर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटिकल फैक्टर की बात करूं, पॉलिटिकल फैक्टर, अब दो बिजनेसेस को अगर मैं कंपेयर करूं, वन इज एयरलाइन, अनदर इज सुपरमार्केट। अब यार पॉलिटिकल इन स्टेबिलिटी, एयरलाइन के बिजनेसेस पे इसका बहुत बुरा इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू सुपरमार्केट। तो सुपरमार्केट में तो आप कह सकते हैं यार इसका इतना कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो यानी कि ये जो 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एक पॉलिटिकल फैक्टर है, इनका बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। ये सारे बिजनेस रिस्क के फैक्टर्स हैं, लेकिन तमाम बिजनेसेस पे इनका इंपैक्ट एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट एयरलाइन के बिजनेस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द चेन ऑफ सुपरमार्केट। अच्छा जी, अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं बिजनेस रिस्क, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क। और मैंने आपसे कहा यार ये जो बिजनेस रिस्क है, अगर आपसे पूछे यार बिजनेस रिस्क के पीछे कितने फैक्टर्स हैं तो आप कहेंगे यार बिजनेस रिस्क के पीछे 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और एक इसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर है। आप सुनिएगा, पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। बिजनेस रिस्क का जो मेजर है ना वो बीटा एसिड है। बिजनेस रिस्क का जो मेजर है वो बीटा एसिड है। बिजनेस रिस्क का मेजर क्या है? बीटा एसिड। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे यार बीटा एसिड, आप कहेंगे बिजनेस रिस्क का मेजर। अब आपसे कोई पूछे यार बिजनेस रिस्क के पीछे फैक्टर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और एक पॉलिटिकल फैक्टर है। तो बीटा एसिड इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए भाई, उसके भी पीछे 6 वेरिएबल्स हैं, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एक पॉलिटिकल फैक्टर है। आगे चलते हैं जी। एजेंसी प्रॉब्लम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस किसी को ऐसा लगता है कि यार किसी के डिसीजन से हमारी वेल्थ खराब हो रही है भाई, या यूं कह लें एजेंसी प्रॉब्लम। लोग कहते हैं यार बस हमें फायदा हो, कंपनी को फायदा हो या ना हो। एक्चुअली शेयर होल्डर्स को ऐसा फील होता है
कि बीओडी के कुछ डिसीजंस की वजह से उनकी वेल्थ डैमेज हुई है, जिसकी वजह से उनको लगता है देयर इज एन एजेंसी प्रॉब्लम। Shareholders are the owner of the company and expect their directors, agent, to take decision to maximize shareholders' wealth. Agency problem occurs when directors take decision that do not lead to maximize what? Shareholders' wealth. भाई शेयर होल्डर तो बिजनेस का मालिक है, ऑनर है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि बीओडी इस तरह से काम करेगा, ऐसे डिसीजन लेगा जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। अब अगर बीओडी को, शेयर होल्डर्स को ऐसा फील होना शुरू हो जाए यार बीओडी के डिसीजन से तो मेरी वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, दैट क्रिएट्स एक्चुअली व्हाट? एजेंसी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये बीओडी ऐसे डिसीजन ले रहा है जिससे बीओडी को फायदा हो रहा है, हमें फायदा नहीं हो रहा। अब सवाल, ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनसे शेयर होल्डर्स को लगता है यार हमारी वेल्थ डैमेज हुई है? ऐसे बीओडी के कौन से डिसीजंस हैं जिनसे शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है यार हमारी वेल्थ डैमेज हुई है? और फिर अगला सवाल ये कि जो बीओडी है, डू दे मेक सच डिसीजन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? और बीओडी जब ऐसे डिसीजन लेता है तो क्या वो मतलब वाकई शेयर होल्डर्स को डैमेज की वेल्थ को डैमेज करना चाहता है? मतलब क्या है, ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिससे शेड्यूल्स की वेल्थ डैमेज होती है? फिर अगला सवाल ये भी है, डू दे, बीओडी की बात हो रही है, डू दे मेक सच डिसीजन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? तो यहां देखें, पहला डिसीजन, एग्जांपल्स ऑफ डिसीजन दैट मे डैमेज शेड्यूल्स, डायरेक्टर्स पे, यार ये तो फैक्ट है, डायरेक्टर्स की पेमेंट बहुत ज्यादा है, शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है यार इट इज अनफेयर। कभी कभी तो शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई बीओडी कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी बीओडी के लिए काम कर रही है। एक और, टेकिंग हाई रिस्क बिजनेस डिसीजन, यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, आई लव दिस पॉइंट। कैसे बताता हूं, क्या लिखा है? टेकिंग हाई रिस्क बिजनेस डिसीजन। अब आप कह रहे होंगे यार सर बीओडी ना ले, बीओडी रिस्की डिसीजन ना ले भाई। अगर पॉइंट नंबर 2 की वजह से शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि हमारी वेल्थ डैमेज होगी, तो बीओडी को क्या चाहिए कि बीओडी को चाहिए वो रिस्की डिसीजन ना ले। यार ऐसा नहीं होता, बताता हूं। व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, और आसान कर लो यार, वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू मेक डिसीजन। कभी कभी हम बहुत सेफ चल रहे होते हैं, हम बहुत सेफ गेम खेलते हैं, हम अपने लिहाज से रिस्क नहीं ले रहे होते हैं, हम अपने लिहाज से सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। बाद में पता चलता है अबे यार ये क्या डिसीजन ले लिया भाई, ये कर क्या दिया। एग्जाम्पल, हाई रिस्क बिजनेस की एग्जाम्पल, किसी जमाने में द वे बैक एक मोबाइल था ब्लैकबेरी, पुरानी बात है। अब ब्लैकबेरी ने क्या किया, मुझे आज भी याद है, ब्लैकबेरी ने क्या किया, एक सेलफोन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन्होंने कीपैड की फैसिलिटी दे दी, ठीक है जी, और मतलब कीबोर्ड की फैसिलिटीज दे दी। और मान लें यार, और आसान कर लेते हैं, उन्होंने बेसिकली ईमेल करने की आपको फैसिलिटी दे दी कि यार आप उस छोटे से सेलफोन से ईमेल आ रही है, ईमेल जा रही है। इससे पहले किसी ने ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं की थी, ये इंट्रोड्यूस की ब्लैकबेरी ने। अब जाहिर सी बात है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये चीज लाइक अ वाइल्ड फायर फैल गई। क्या नन्ना सा सेलफोन, ईमेल आ रही है, ईमेल जा रही है, लोग पागल हो गए। अब हुआ क्या, ब्लैकबेरी को मिल गई सक्सेस, इनको मिली सक्सेस, इतने में इनको सक्सेस मिली थी कि मार्केट में एक आवाज आने लग गई कि यार स्मार्टफोन आ रहा है। एट दैट टाइम ब्लैकबेरी हैड टू डिसाइड कि जो सक्सेस मिल गई है बस खत्म, अब सब लोग स्मार्टफोन पे जा रहे हैं तो हमें भी चले जाना चाहिए। लेकिन ब्लैकबेरी ने कहा ना, वो स्मार्टफोन आ रहा है, पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, हम तो ऑलरेडी यार सक्सेस अचीव कर चुके हैं, हमारा फोन तो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्मार्टफोन पे नहीं जाएंगे। देन हिस्ट्री सेज इनका ये डिसीजन गलत था। आज ब्लैकबेरी कहीं नजर ही नहीं आता भाई। अब ये नहीं कि कोई निकाल के ले आके सर ये रहा ब्लैकबेरी, नजर नहीं आता। नोकिया, एक गलत डिसीजन, नोकिया ने 10 साल, 10 years, 1 decade, बहुत बड़ा टाइम होता है, 10 साल तक नोकिया ने
मोबाइल पे राज किया लाइक अ किंग। अरे हमें तो आज भी याद है भाई, हम तो 3310 वाले बंदे थे, अल्लाह माफ करे। ओ भाई उस जमाने में तो यकीन माने नोकिया के अलावा किसी और कंपनी का नाम लोग लेते और सेलफोन लेते, लोग बुरा समझते थे, यार ये क्या फोन ले लिया आपने, बस नोकिया खत्म। नोकिया ने एक मिस्टेक की, नोकिया ने, यार हम तो किंग है भाई, मूंगा किंग हूं, किंग है हम। और नोकिया इस चक्कर में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे नहीं गया, तो नोकिया चला ही गया। आज लोग कहते हैं नोकिया ये क्या किया। तो यार समटाइम यू हैव टू मेक द डिसीजंस। अब आप शायद सेफ डिसीजन ले रहे थे, सब ये तो अपने लिहाज से तो सही चल रहे थे। देखो अगर एंड्रॉयड पिढ़ आता तो नोकिया कहां पहुंच जाता, स्मार्टफोन पिढ़ आता तो ब्लैकबेरी कहां पहुंच जाता, कहानी उल्टी होगी। तो कभी कभी हाई रिस्क के डिसीजन लेने पड़ते हैं। इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं होती कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डैमेज करेंगे, लेकिन अगर वो डिसीजन गलत प्रूव हो जाए तो वेल्थ तो गई। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, सर शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि अगर आप उनको डिविडेंड ना दें तो उनको लगता है उनकी वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। एंड स्पेशली कब, जब अगर बिजनेस की एक हिस्ट्री हो ना डिविडेंड देने की हिस्ट्री, और आप इतने अरसे से डिविडेंड दिए जा रहे हो, फिर अचानक से आप किसी साल डिविडेंड ना दें तो शेयर होल्डर्स को बहुत फील होगा। उनको लगेगा उनकी वेल्थ डैमेज, वेल्थ क्या हुई है, डैमेज, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड, उनको नहीं मिला। तो सब फील तो होगा ना, वेल्थ डैमेज हो रही है। मैं आपको आपके ही बचपन की एक एग्जांपल देता हूँ, क्या सर ये क्या बात हुई कि एक हिस्ट्री है डिविडेंड की, और ना मिले तो शेयरहोल्डर्स को ऐसा फील होता है उनकी वेल्थ डैमेज हुई है। बहुत आसान है, मैं आपको आपके बचपन की एग्जांपल देता हूँ, सबके बचपन की एग्जांपल दे देता हूँ। बचपन में नॉर्मली हर एक के साथ क्या होता है कि हर ईद पे उसको एक ईदी मिल रही होती है। कुछ जाहिर सी बात है पेरेंट्स के अलावा सटन कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हर ईद पे ईदी दे रहे होते हैं। वक्त का पहिया चलता रहता है, और हम हर ईद पे उन सबसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें दोबारा ईदी मिलेगी। देन अचानक से एक ऐसी ईद आती है कि आपको जिन रिलेटिव से ईदी मिल रही होती है वो ईदी आपको देना छोड़ देते हैं। एज का इंपैक्ट होता है। पहली दफा आपको वहां से ईदी ना मिले जहां से सारी जिंदगी ईदी मिलती रही, तो एक धचका सा लगता है, यार ईदी क्यों नहीं मिली, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि मिलेगी ईद और नहीं मिली। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। अगर एक कंपनी की हिस्ट्री है भाई डिविडेंड देने की, अब वो नहीं देंगे तो शेयरहोल्डर्स को फील होगा यार वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज। यूजिंग डेट फाइनेंसिंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ शेयरहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स नहीं चाहते कि आप लोन लेके काम करें, आप उनकी विशेष के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो शेयरहोल्डर्स को ऐसा लगेगा यार हमारी वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। क्यों, जाहिर सी बात है बिजनेस अच्छा कमाए बुरा कमाए ना कमाए, डेट होल्डर्स को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्या किया जाए कि बीओडी ऐसे डिसीजंस ना ले। तो उसका सोल्यूशन है कंपनी लॉ नाम की कोई चीज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है भाई, पूरे रूल्स हैं किस तरह से बीओडी को काम करना है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में भी है, शेयर ऑप्शंस। अब देखिएगा कुछ एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम्स दी जाती हैं ताकि लोग बिजनेसेस को इस तरह से रन करें कि शेयर प्राइस बढ़े। जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो सिर्फ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं होगा, जिन्हें हमने, वो तमाम मैनेजर्स, वो बीओडी जिनको हमने एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन की स्कीम्स दे रखी हैं उनको भी बेनिफिट होगा। एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम्स के थ्रू हम बेसिकली एजेंसी प्रॉब्लम को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर, मान लो अगर एक कंपनी ने बीओडी को, अपने मैनेजर्स को एक एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन की स्कीम दी, आसान कर लेते हैं कि यार मान लो उस कंपनी के मैनेजर, उस कंपनी का बीओडी, हर बंदा कंपनी से 5000 शेयर्स परचेज कर सकता है। और मान लो एक्सरसाइज प्राइस होगी, अब शेयर परचेज करने की प्राइस होगी $20, और आज मार्केट में उस कंपनी का शेयर चल रहा है $50 का। लेकिन कंपनी आज के दिन इनको शेयर्स नहीं देगी। कंपनी कह रही है भाई आप हमारे पास रहे नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स, फिर हम आपको ये शेयर्स दे देंगे, एक शेयर 20 का देंगे, जो आज मार्केट में 50 का चल रहा है। तो यार आपके वो मैनेजर, आपका वो बीओडी पूरी कोशिश करेंगे मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ती रहे, क्योंकि मार्केट में शेयर प्राइस जितनी ज्यादा बढ़ेगी इनको फायदा है। कैसे फायदा है, से इनको तो एक शेयर $20 का पड़ेगा। अच्छा जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स को भी तो बेनिफिट है। तो एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम देकर हम बेसिकली क्या करते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम में भी
जो ऑप्शन दिया जाता है बीओडी को, मैनेजर्स को कॉल ऑप्शन दिया जाता है, ये आगे बहुत डिटेल में आएगा। कॉल ऑप्शन मींस राइट टू बाय। इनकी पूरी कोशिश होती है यार कंपनी ऐसे चलाएं, बिजनेसेस इस तरह से चलाएं कि शेयर प्राइस बढ़े। शेयर प्राइस के बढ़ने में ही आपके मैनेजर्स को, आपके बीओडी को बेनिफिट है। और फिर जाहिर सी बात है शेयर प्राइस बढ़ेगी तो फिर शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट है। एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम आर डिजाइन टू इंसेंटिव बोथ managers and member of BOD to maximize shareholders' wealth. This is achieved by granting them the right to buy shares, right to buy in their companies at a fixed price, जिसको हम exercise price कहते हैं today. But the right cannot be exercised until the date in the future. जैसे मैंने कहा था कि मैनेजर एंड बीओडी का हर बंदा 5,000 शेयर हमसे ले सकता है। एक शेयर की प्राइस $20 होगी, लेकिन यू हैव टू स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट 2 years। फिर आप 5,000 शेयर ले लें हर बंदा $20 के लिहाज से। इसे कौन सा ऑप्शन कहते हैं? कॉल ऑप्शन। Hence, the manager and BOD will follow policies that will seek to win scenario for both of them and owners. The option can be valued. इस ऑप्शन को कैसे वैल्यू किया जाता है अब BSOP में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। BSOP आपको, BSOP में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। इवन बाय यूजिंग पुट कॉल पैरिटी हम सीखेंगे पुट ऑप्शन की फेयर वैल्यू कैसे आती है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बता दूं, पहले भी शायद मैंने बता चुका हूं आपको कि यार एसीसी ने जो बीसॉप का कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसके बाद तो ये बहुत आसान हो गया। बस बीसॉप के पांचों वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखे एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। तो सिंपली ये जो एग्जेक्टिव शेयर ऑप्शन स्कीम है इसके थ्रू हम एजेंसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 5 की डिसीजंस है जो आपका बीओडी लेता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। वन इज इन्वेस्टमेंट। बहुत डिटेल में इस पे जाहिर सी बात है पूरे सिलेबस में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे बात हो रही होगी। फाइनेंसिंग, कहाँ से पैसे, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करें, किसको यूज ना करें, देखेंगे आप अगेन बहुत डिटेल में देख रहे होंगे। डिविडेंड में आप डिविडेंड पॉलिसी अपने ध्यान में रखें। रिस्क में जाहिर सी बात है करेंसी रिस्क भी ध्यान में रखें, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ध्यान में रखें। इथिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। सो टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बीओडी मस्ट कंसीडर, आप क्या बीओडी कंसीडर करता है किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, डिविडेंड का क्या होगा, कितना रिस्क हम फेस कर रहे हैं, और इथिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे 5 के 5 डिसीजन जो कि बहुत बड़े सिलेबस का हिस्सा ही है, देखेंगे। अच्छा जी, जरा सा आगे चलते हैं। एक हल्का सा आइडिया, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, कैश इज अ की रिसोर्स फॉर अ कंपनी। इट कैन बी एलोकेटेड एंड यूज टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड अनदर इज एक्विजिशन इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो बीओडी को डिसाइड करना है ना यार, इन्वेस्टमेंट करनी है, शुड वी गो फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ और शुड वी गो फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाएंगे टाइम लगेगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्विकली हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ना आपके पास शायद ऑर्गेनिक ग्रोथ का ऑप्शन ही नहीं होता, तो आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे जाना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, किसी नई इंडस्ट्री में जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है और आपकी कंपनी ये कहती है कि नहीं यार इस इंडस्ट्री में एंट्रेंस का एक ही तरीका है कि हम किसी कंपैटिटर को यहाँ पे परचेज कर लें। क्यों? आपकी कंपनी को लगता है यार अगर हम इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक ग्रोथ में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उल्टा में लॉस हो जाएगा। तो देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक ग्रोथ, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ऑर्गेनिक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कह लें, इनऑर्गेनिक बिजनेसेस को परचेज कर लेना। सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में आप एएफएम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंसिंग, कंपनी नीड्स टू रेज कैश फॉर द 3 मेन रीजंस। 3 मेन रीजंस है भाई जिसके लिए आपने पैसा रेज करना है। पहले तो इन्वेस्टमेंट है, अब चाहे ऑर्गेनिक ग्रोथ हो इनऑर्गेनिक, बगैर फाइनेंस के तो नहीं होगा ना। टू इनेबल द कंपनी टू पे, क्या सर डिविडेंड कैसे दोगे अगर फाइनेंस नहीं है, कैश नहीं है, फंड्स नहीं है। बॉलिस्टर लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सर जाहिर सी बात है हमें अपनी लिक्विडिटी को भी तो इंप्रूव करना है। तो बेसिकली हमें फाइनेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, डिविडेंड देने के लिए और अपनी लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए। कैसे कैसे आ सकता है पैसा? इक्विटी के थ्रू, डेट के थ्रू, और इस्लामिक फाइनेंसिंग। इस्लामिक फाइनेंसिंग भी हमारे सिलेबस में है भाई, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये अगेन P4 की बात कर रहे हैं, दैट इज पुराना ही नाम है, एएफएम।
चाहे एएफएम के पास पेपर में सब कुछ बहुत डिटेल में मिलेगा। इक्विटी पे बड़ी लंबी डिस्कशन होगी, डेट पे होगी, इस्लामिक फाइनेंसिंग पे होगी। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के एक एक पॉइंट को हम देख रहे होंगे। अगला टॉपिक ही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो रिलैक्स। फैक्ट्स, नोइंग द की पॉइंट्स ऑन ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेस करेंगे, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। डेट की फॉर्म में जाएंगे, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इस्लामिक फाइनेंसिंग हमें सूट कर रही है तो हमें इस्लामिक पे जाना चाहिए या ट्रेडिशनल पे जाएं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बीइंग एबल टू कंप्यूट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पढ़ेंगे भाई इंशाल्लाह। डिविडेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि डिविडेंड पॉलिसी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, जो बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। Dividend, as stated above, cash can be allocated to pay dividends to the shareholders. The dividend decision taken by BOD is not straightforward, इतना आसान नहीं as it seems. The creation of a dividend policy is affected by several factors. वो सब हम देख रहे होंगे इंशाल्लाह. Dividend policy questions have appeared many times. ठीक है भाई. Risk, जी, BOD has the responsibility to identify the risk that will affect the entity put into force. पहले तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें और फिर आप क्या करें, रिस्क मैनेजमेंट करें। अगेन ये सारी चीजें आप बहुत ही डिटेल में ऑफ कोर्स देख रहे होंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, अगेन अगेन एएफ, मेजर रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। सही, ये सब आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, इट इज फेयर टू से दैट बेस्ड अपॉन द पास्ट एविडेंस स्टूडेंट हैव फाउंड दिस टॉपिक वन ऑफ द मोर ट्राइंग पार्ट ऑफ एएफएम। तो बहुत डिटेल में नोट्स वोट सब कुछ है जी। इथिक्स, सर इथिक्स वाला एरिया एग्जाम में अगर आता है, दबे बैग तो बहुत आता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान होता है। कैसे, अभी 2 मिनट में आपको इथिक्स का आइडिया हो जाएगा। द ब्यूटी कैन नॉट बी सिंपली take decision that maximize shareholders wealth and ignore all other stakeholder. They must be aware of how their decision will impact. They must be aware of क्या इनका डिसीजन बाकी स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। सिर्फ ये थोड़ी देखना है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ानी है, अबे भाई सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ के चक्कर में बाकी भी तो देखोगे। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपकी कंपनी को एक ऐसा प्रोजेक्ट समझ में आ जाता है जो इसकी एनपीवी पॉजिटिव है, बहुत बेनिफिट होगा आपकी कंपनी को, इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट है, लेकिन उसके लिए जो सूटेबल प्लेस है वो आपके कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही जगह है। मान लो वो किसी सिटी के अंदर एक स्कूल है, चलता हुआ स्कूल है, और अज्यूम कर लेते हैं यार वो स्कूल की जगह ही आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। अब थोड़ा सोचें, आपको फायदा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उस स्कूल को वहां से रीलोकेट करते हैं और उस स्कूल की जगह आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ले लेते हैं, तो थोड़ा सा सोचिएगा। एक तरफ तो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स तो जब जाहिर सी बात है बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो दे कंसीडर सो मेनी फैक्टर्स। तो ऐसा ना हो ना कि यार आपके प्रोजेक्ट के चक्कर में जो है वहां की जो आवाम है वही आपके खिलाफ हो जाए, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, उनको लगे यार ये तो अनएथिकल हो रहा है। तो इट्स नॉट ओनली फाइनेंस, आपको उसके साथ साथ इथिक्स को भी देखना होगा। तो ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे भाई। कैंडिडेट ने आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स, देख लें कौन है, स्पेसिफाई द इम्पैक्ट अपॉन देम, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और किस तरह से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो एक हल्का सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए भाई। अब ये जो आज का पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया, पहले तो आप चेक कर लें भाई पूरे लेक्चर में मैंने कहीं भी कोई न्यूमेरिकल बात चीज डिस्कस ही नहीं की, सब प्योर थ्योरी। देखिए मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, आज तो इसका प्रूफ भी आपके सामने आ गया। पहले हम हर टॉपिक को 100%, जाहिर सी बात है जो रेलेवेंट थ्योरी है उसी पे रहेंगे, इररेलेवेंट तो फिर फायदा कुछ नहीं। जो रेलेवेंट थ्योरेटिकल एरियाज है पहले हम उसको देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स पे आएंगे। डायरेक्टली न्यूमेरिक्स पे जाने का कोई फायदा नहीं। तो ये जो हमने डिस्कस किया है इसको हम बहुत सी जगहों पे यूटिलाइज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इन 2-3 पेजेस को जो हमने डिस्कस किया है, सिर्फ इसकी बेसिस पे कितने ही ऐसे 5 पेपर हैं जहां आप 5 से 6 मार्क्स सिर्फ इस लेक्चर की बेसिस पे ले सकते हैं।
कैसे? जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका प्रूफ इंशाल्लाह मिलेगा। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना पहला टॉपिक एएफएम का स्टार्ट कर लेंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।